आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 एफएम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हम आपके साथ जो बातचीत करेंगे वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिससे पूरे जिले के लोग प्रभावित हैं और उनको कई बार मिले हैं। ऐसे अधिकारी हैं, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में अभी आप नहीं जानते। वो हैं धीरेन्द्र पाल जी, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में और नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी भी रहे हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव भी है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। उसके साथ साथ आपने कई क्षेत्रों में काम किया है। मैं अपने स्टूडियो में धीरेन्द्र पाल जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। सर, आपने गौतम बुद्ध नगर जिले में भी काम किया और आप यहाँ के मूल निवासी हैं। थोड़ा अपने बचपन की यादें हमारे साथ शेयर करें और किस तरीके से आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। मेरा गांव खेड़ी बनौता है जी। प्राइमरी स्कूल खेड़ी से हमने 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद 6ठी से 10वीं तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज खेड़ी बनौता से हाई स्कूल पास की। ये ऐसा कॉलेज है जो उसी समय शुरू हुआ था, उसी समय इसकी नींव रखी गई थी जी। और आसपास के सभी लोगों ने मिलजुल कर 1-1 रुपये या 2-2 रुपये और 5-5 रुपये का चंदा कर इस स्कूल का भवन तैयार किया और ये इंटर कॉलेज तैयार किया गया। तो मुझे ये बहुत खुशी है और बड़ा गर्व है कि मैंने अपनी जो इनिशियल एजुकेशन थी हाई स्कूल तक की वो अपने ही गांव से प्राप्त की जी। उसके बाद आपने जो कैरियर चुना वो पीसीएस में आप 81 में चुने गए। उससे पहले भी आपने अलग अलग मोड लिए, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाई स्कूल करने के बाद मैंने एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की जी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 10+2 पूरा करने के बाद मैं इंडियन एयरफोर्स में एक सैनिक के रूप में, वायु सैनिक के रूप में, एयरमैन के रूप में सेलेक्ट हुआ और वहां मैंने 9 साल 3 महीने अपनी सेवा दी। बेंगलोर में मैं रहा, दिल्ली में रहा, बागडोगरा और कानपुर में रहा। वहीं पर मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया जी। और उसी समय मैंने आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए एसएसबी फेस किया 4 बार। चारों बार मैं उसके लिए रिजेक्ट हुआ। एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए भी मैंने अपना अटेम्प्ट किया, उसमें भी मैं रिजेक्ट हुआ। फिर मैंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे एयरफोर्स से बाहर आकर और तरीके से अपने लाइफ में संघर्ष करना चाहिए। जी जी जी। जब मैं बाहर आ गया तो मैंने तुरंत अपनी एमए पूरी की और सब तरीके के कॉम्पिटिशन्स में बैठना शुरू किया जी। सबसे पहले मुझे अकाउंटेंट का पद मिला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से। 9 महीने वहां सेवा करने के बाद मुझे इसमें सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स में इंस्पेक्टर के पद के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया और अप्रैल 80 में मैंने वहां पर ज्वाइन कर लिया दिल्ली कलेक्ट्रेट में जी। लेकिन मैंने ये तय कर रखा था कि आगे की पढ़ाई, आगे की मेहनत जारी रखना चाहिए जी। इसलिए फिर मैंने पीसीएस की परीक्षा में अपीयर करना शुरू कर दिया और उसी समय मैंने एलएलबी का जो एडमिशन है वो भी गाजियाबाद के कॉलेज में ले लिया। 3 ही साल मैंने अपना सर्विस भी की और 3 साल लगातार मैं एलएलबी भी करता रहा और 3 ही साल लगातार मैं पीसीएस के लिए अटेम्प्ट करता रहा जी जी जी। और आखिरकार मैं सितंबर 81 में पीसीएस के लिए सेलेक्ट हुआ और मेरी एलएलबी भी पूरी हो गई। वाह, बहुत संघर्ष आपने और जो लक्ष्य तय किया था जीवन का वो लक्ष्य आपने हासिल किया। आपकी पहली नियुक्ति कहाँ हुई और पहला प्रशासनिक अनुभव कैसा रहा? नैनीताल में ट्रेनिंग करने के बाद पहली नियुक्ति मेरी आगरा जिले में हुई जी। मैं वहां पर एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया जी। उसके बाद मैंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट खीरागढ़ तहसील में काम किया जी। तो इस तरीके से शुरू से ही मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मेरा सारा जानकारी जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है उनसे पूरी तरह थी और वहाँ ज्यादातर एसडीएम को देहाती क्षेत्र में ही काम करना होता है, चाहे वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वहाँ की जमीन संबंधी व्यवस्था है, चाहे और उसकी समस्या है।
तो मैंने पहले ही दिन से उसको पूरा एंजॉय किया, आनंद लिया और भरपूर मन लगाकर अपना काम किया और मैं उससे पूरी तरह शुरू से ही संतुष्ट रहा। आपने प्रशासनिक अनुभव हासिल किया। आप गौतम बुद्ध नगर जिले के जब ये 97 में बना था उसके ठीक बाद आप यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में आए और बाद में नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी भी रहे। तो आपका जो प्रशासनिक अनुभव है उसके जरिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या गौतम बुद्ध नगर जिले का जो नया जिला बना था उसकी सारी औपचारिकताएं आज भी पूरी हैं या उनमें कुछ कमी है, और उसके साथ साथ कैसे 76 में गाजियाबाद जिला बना था, थोड़ा सा हमें प्रशासनिक जानकारी इस बारे में हमारे श्रोताओं को दीजिए। ये 14 नवंबर 1976 को गाजियाबाद मेरठ जिले का हिस्सा होता था जी और 14 नवंबर 1976 को गाजियाबाद जनपद का सृजन हुआ जी और सिकंदराबाद तहसील बुलंदशहर जिले की थी, जिसमें पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा था। दादरी नाम की कोई तहसील नहीं थी। अच्छा। 14 नवंबर 1976 को दादरी तहसील का सृजन हुआ जी। और ये हिस्सा बुलंदशहर से निकालकर गाजियाबाद जनपद में जोड़ा गया और तब गाजियाबाद जनपद बना। बाद में ये सारा का सारा परिवर्तन फिर हुआ और ये पूरा इलाका गाजियाबाद को छोड़कर ये सब एक जिला गौतम बुद्ध नगर का रूप लिया, जिसमें जेवर का भी कुछ हिस्सा जोड़ दिया गया। जी जी जी। तो आपने जो गौतम बुद्ध नगर में एडीएम रहते हुए कुछ अच्छे अनुभव हासिल किए होंगे, यहाँ देखा होगा क्या नए प्रयोग किए थे, उनका भी हमारे श्रोताओं के साथ हमारे शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो किसानों के लिए चाहे आवंटी के लिए जो भी आपने फैसले लिए उस समय। किसी भी काम के लिए किसी बहुत बड़ी फिलॉसफी की जरूरत नहीं है जी। अगर आप सिंपल ढंग से काम करते चले जाएं और जो भी समस्याएं सामने आए उन्हें गुण दोष के आधार पर देखें और न्याय की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से उनका सॉल्यूशन अगर आप निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है जी। मैं जब यहाँ अपर जिला मजिस्ट्रेट लैंड एक्विजिशन के पद पर तैनात हुआ तो ये पद ऐसा था कि इसमें जो है एक तरीके से लोगों को जमीन का कैश या जो भी चेक है वो बांटने का काम था जी। और मेरा अनुभव ये रहा था कि इस पद से दूर रहा जाए, इस पद में बहुत सारी अनियमितताएं होती जी जी। लेकिन 6 महीने में मैंने देखा, मैंने केवल अपना एक सिस्टम से काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई किसी लीडर से या किसी किसान से या किसी और प्रशासनिक व्यक्ति से मेरा कोई मतभेद नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, स्मूथली काम किया और ये सुनिश्चित किया कि किसान का जो भी पैसा बनता है जी, जी। वो पूरा का पूरा उसकी जेब में जाना चाहिए, बीच में किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए और किसानों को हम महत्व दें, उनको अपना एक वीआईपी हमारे लिए उस समय किसान हो जाते हैं जी। उनका काम हमें सही ढंग से करना चाहिए जिससे कि उन्हें गवर्नमेंट में भी विश्वास होता है, सिस्टम में भी विश्वास होता है जी जी। और वो पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं। आपने जब गौतम बुद्ध नगर जिले के एडीएम के साथ साथ नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी के रूप में भी काम किया और आपने वहां गरीब लोगों के लिए घर बनाने की पहल जो शुरू की थी, क्या आपको लगता है कि उसके बाद से इस पर काम कम हुआ है और उसमें काम की और जरूरत है? देखिए, जो भी आता है उस समय हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, एक टीम होती है जी। उस समय तरह तरह के विचार विमर्श होते हैं जी। ये एक समस्या आई कि भाई यहाँ झुग्गी झोपड़ियों को जो कैसे कंटेन किया जाए, कैसे इस समस्या को दूर किया जाए। तो हमने फाइल देखी और फाइल इतनी मोटी हो गई थी, करीब 20 फाइल अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो इतनी मोटी फाइल हो गई थी, इतनी रिसर्च हो चुकी है उस पर, लेकिन उस समय तक कार्य कुछ नहीं हुआ था। जी जी जी। तो हम लोगों ने उस समय के जो सीओ साहब थे और जो डीसीओ थे उनसे मिलकर ये बात रखी और ये फिर तय हुआ कि भाई इनके लिए हमें करना चाहिए, जो भी मॉडलिटीज हैं उनमें आगे बढ़ना चाहिए। जी जी जी। तो उसमें आगे बढ़ा गया। 3 मंजिले 75,000 रुपए में मात्र जी जी मकान की व्यवस्था गरीब लोगों के लिए की, चाहे वो झोपड़ी वाले थे या कोई और काम करने वाले थे, लेकिन गरीब से गरीब होने चाहिए जी जी जी। तो सेक्टर 122 में व्यवस्था हुई है। यहाँ पर गेझा
के पास जो 110 में हुई है, ऐसी 3 इसमें, और दूसरा सेक्टर 110 के पास हुई है। तो 3 जगह ये व्यवस्था हम लोगों ने कराई है, और हम लोग बहुत, हमें संतुष्टि मिली। हमने ये कम से कम उसमें कोई फालतू लोड नहीं डाला उस पर 75,000 में, और इंटरेस्ट या कोई और तरीके से सबका बेनिफिट उन्हें देते हुए 75,000 में। तो ये एक बहुत अच्छी योजना थी, और इसी योजना के क्रम में अगर आगे और कार्य चलते रहते तो अब तक बहुत सारा कार्य हो चुका होता। जी 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 जी। अच्छा, एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपने अचानक पीसीएस की सेवा से वीआरएस क्यों लिया? देखिए, ये कोई ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ शासन में एक आदेश आया था कि हम नौकरी में रहते हुए 3 साल की छुट्टी ले सकते हैं, जिसमें हमें 50% वेतन दिया जाएगा। तो मैं, चूंकि हमारा परिवार नोएडा में था, बच्चे पढ़ रहे थे, तो हमने निर्णय लिया कि भाई अगर कोई ऐसा जॉब मिल जाता है नोएडा में तो हम उसको कोशिश करें। और इत्तेफाक से तभी एक प्रस्ताव हमारे सामने आया। हमारे TSR सुब्रमण्यम साहब थे, जो यहाँ उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, और भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे थे। वो एक ट्रस्ट के ट्रस्टी थे, और वो ये काम कर रहे थे कि यहाँ पर दादरी के पास एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, शिव नाडार यूनिवर्सिटी के नाम से है, और उसमें जमीन की जो अधिग्रहण किया जाता है और उस तरह के जो कार्य हैं, उसके लिए उन्होंने हमारी सेवाएं लेना चाहा। और उनका एक प्रस्ताव आया, हमने उस पर विचार किया, और हमने उसको स्वीकार करते हुए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमें 3 साल की जो है छुट्टी दे दी जाए, और गवर्नमेंट ने हमें 3 साल की छुट्टी दे दी। जब वो 3 साल की छुट्टी पूरी हो गई तो हमारे कार्यकाल केवल करीब 1 साल और 3 महीने था। अच्छा। अब हमें निर्णय लेना था कि हम इसी में कंटिन्यू करें कि गवर्नमेंट में वापस जाए। तो गवर्नमेंट में हम वापस गए, लेकिन हमने फिर जो वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया, और उन्होंने हमें वीआरएस दे दिया। और फिर हम लोग उसी डिपार्टमेंट, उसमें HCL के साथ जो यूनिवर्सिटी को बना रही थी, उसी में हमने काम किया, और वो हमारा फिर और 2014 तक वो काम चलता रहा। आपने निजी क्षेत्र और सरकारी दोनों में काम किया इस दौरान, तो आपका ये अनुभव कैसा रहा कि सरकारी सिस्टम में और निजी क्षेत्र में काम करने का जो तरीका है उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है क्या? सरकार ऐसा है कि दोनों में ही क्या है कि अगर आपकी निष्ठा अच्छी है, आप मेहनत करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो दोनों में ही बराबर मौके मिलते हैं जी। ऐसा कोई अंतर नहीं है कि भैया उसमें ये है। समस्याएं गवर्नमेंट में भी हैं और समस्याएं प्राइवेट कंपनीज में। जी। प्राइवेट कंपनीज भी कई बार नियमों को तोड़ के आगे बढ़ती हैं, कई होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में उसमें ठीक है या उसमें गलत है। बात यह है कि आपका एम्स क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो कौन है, वो किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कैसा काम करना चाहते हैं, उनकी इंटेग्रिटी कैसी है, इस चीज पर निर्भर करता है। जी। आप प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, और इस समय गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है, तो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू जो किया गया है वो व्यवहारिक दृष्टि से क्या सही है, या उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? देखिए, एक तो ये है कि हम लोग गवर्नमेंट में रहे हैं, पुलिस और मजिस्ट्रेसी जी, इसमें हमेशा मतभेद रहे हैं जी। उनका अपना एक व्यू होता है और मजिस्ट्रेट का एक व्यू होता है जी। यहाँ भी जब शुरू में ये सिस्टम लागू किया गया तो सुनने में आया कि कमिश्नर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बीच बहुत सारे मतभेद पैदा हुए। ये स्वाभाविक थे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बात यह है कि जो कमिश्नरेट सिस्टम है जी, वो केवल और केवल अर्बन एरियाज के लिए होना चाहिए जी। उसमें जो रूरल एरियाज को जोड़ दिया गया है उससे थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हम लोग दिल्ली की कल्पना करते हैं। दिल्ली करीब करीब अब पूरा का पूरा अर्बनाइज्ड जी। गौतम बुद्ध नगर अब भी मैं समझता हूँ मुश्किल से 40% अर्बन एरियाज है, 60% अब भी ग्रामीण क्षेत्र जी जी जी। तो अगर अर्बन एरियाज ही उस तक सीमित रहे कमिश्नरेट सिस्टम तो ये बेहतर हो सकता है। और बात वही आती है, चाहे आप कमिश्नर सिस्टम में है या पुराने सिस्टम में है, अगर लोगों के क्रेडेंशियल अच्छे हैं, उनकी इंटेग्रिटी अच्छी है जी जी। तो वो अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। केवल सिस्टम को चेंज करने से हम ये नहीं कह सकते कि रातों रात बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा और जो चीजें अपेक्षा की जा रही है उसकी पूर्ति हो जाएगी।
ऐसा संभव नहीं है। हमें अच्छे से अच्छे इरादे से ये काम करें और अच्छे से अच्छे तरीके अपनाएं तो वो है। और फिर इस चीज को, क्योंकि पुलिस का जो सिस्टम है वो करीब करीब वही है भाई, कोई बाहर से इधर से आ रहा, कोई इधर से आ रहा, कोई इधर से आ रहा। अर्बन एरियाज की प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये व्यवस्था की शुरुआत कराई है। और ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। अगर इसमें अच्छे परिणाम आते हैं तो हो सकता है और भी जिलों में ये हो सकती है या अर्बन एरियाज में हो सकती है। लेकिन मेरा जो सोच है वो ये है कि ये केवल अर्बन एरियाज तक ही सीमित रहे, उससे आगे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि अचानक 2015 में गौतम बुद्ध नगर जिले में कई क्षेत्रों में पंचायतें समाप्त कर दी गई और उनका वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है? देखिए, जो प्रतिनिधित्व का तरीका है वो तो होना ही चाहिए जी, क्योंकि हम लोकतंत्र पर निर्भर करते हैं। लोकतंत्र ही से ही विधानसभा और संसद का गठन होता है। जी जी। अगर एक वैकेंसी रह जाएगी, एक गैप रह जाएगा, एक वैक्यूम रह जाएगा, तो वो पब्लिक के लिए, जनसाधारण के लिए वो नुकसानदायक होगा। जी जी। यहाँ त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था है वो पूरे देश में लागू है, और जहाँ अर्बन एरियाज हैं उसके अलावा है। यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे ये सोचा गया है कि भाई ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को भी हटा दिया जाए। लेकिन उसके जो गैप पैदा हुआ है, जो वैक्यूम पैदा हुआ है, उसको तो पूर्ति करने के लिए हमें कोई व्यवस्था करनी है। या तो उन्हीं में से जनप्रतिनिधि का चुनाव हो, जैसे जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। आप किया जा सकता है कि 20,000 की पॉपुलेशन पे कर लीजिए, 40,000 की पे कर लीजिए, 50,000 की पे, और उसकी एक हिस्सेदारी जो भी सिस्टम चल रहा है अथॉरिटी का जो भी प्रशासन चल रहा है, नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी, उनमें उनका एक से होना चाहिए। उनका जो समस्याएं हैं, लोग जनसाधारण अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो बात सरकार तक पहुंचा सके और उनका सॉल्यूशन निकाल सके। अब गांवों में क्या हो रहा है कि बिल्कुल पूरा वैक्यूम है। अथॉरिटी के लोग भी सोचते हैं किससे बात करें वहां, क्योंकि प्रधान तो रहे ही नहीं, बीडीसी भी नहीं रहे, तो उनको भी समस्या आ रही है। ऐसा नहीं है कि केवल पब्लिक को समस्या है, अथॉरिटी को भी वही समस्या है। तो हमें एक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करनी होगी। अच्छा, दूसरे ये बात भी सामने आई है कि अभी जैसे एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, फिल्म सिटी बन रही है, तो इस जिले का विस्तार हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो इस समय मंडल हैं, कमिश्नरी सिस्टम है, जो मेरठ मंडल या सहारनपुर, या उसके हिसाब से क्या गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर मिलाकर एक नया कमिश्नरी राजस्व की बननी चाहिए? इस पर क्या आपका मानना है? हाँ, ये एक अच्छा विचार है और ये बहुत दिनों से विचाराधीन है। बहुत दिनों से इसको सुनते रहते हैं कि भाई मेरठ जिले में तो मेरठ है, बागपत है, हापुड़ है, उसके अलावा जो गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर है, इसको मिला के एक कमिश्नरी बनाई जा सकती है। और कई बार रखा गया है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी उस कमिश्नरी का दफ्तर हो सकता है। जी। तो ये अगर, लेकिन ये पॉलिटिकल लेवल पे इसका निर्णय होना है। हाँ। क्या ठीक समझते हैं? हाँ। लेकिन पब्लिक की तरफ से डिमांड बनी हुई है। अच्छा, अब मैं केवल अपने श्रोताओं के लिए ये आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र के युवाओं के लिए, जो खास तौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हर एट ए गिवन टाइम, चाहे वो हमारे सामने था 1965, 70, 80, या वो अब है 2015, 2020, जी, हर समय अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवसर उपलब्ध होते हैं। ये एक व्यक्ति पर निर्भर है, ये एक युवक पर निर्भर है कि वो उन परिस्थितियों को ढूंढे और ढूंढकर उनका उपयोग करे। उसके लिए उसकी विजन होनी चाहिए, उसकी मेहनत होनी चाहिए, उसका आत्मविश्वास होना चाहिए, और उस कार्य को करने के लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके। अगर कमर कस के वो ये ना देखे कि मेरे घर का स्तर क्या है, मैं किस चारपाई पे सोता हूँ, कैसा मेरा घर है, कैसा मेरी व्यवस्था है, मेरे घर में फ्रिज है या टीवी है, ये कुछ मायने नहीं रखते। अगर हमारा विजन स्पष्ट है तो उस लक्ष्य के पूरा करने के लिए हम कमर कस लें। अभी देखिए, कुछ ही दिन पहले यहाँ पर 6 लोग
60 में से एडीजे के पद के लिए सेलेक्ट हुए हैं इसी क्षेत्र से, 25-30 किलोमीटर के दायरे से। जी जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए सेलेक्ट हुए हैं और वो हाई कोर्ट तक भी जाएंगे और हो सकता है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी बने। जी जी जी। तो ये उनका केवल एक सोच ही है। अभी कुछ दिनों पहले कितनी ही लड़कियों ने पीसीएस जे का एग्जाम क्वालिफाई किया है और वो सेलेक्ट होकर विभिन्न जिलों में अपना म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रही हैं। जी जी, अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है, इलाके का भी किया है और सभी लड़कियों को लिए प्रेरणा और शक्ति बनी है। तो ये काम कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर यही कह रहा हूं कि ये एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अब इस समय अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अगर वो देख लें कि भाई यहाँ स्कूल है हमारा, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, और भी जगह है, कोचिंग की व्यवस्था भी है, और फिर आजकल सिस्टम इतना इंफॉर्मेशन का तो इतना ज्यादा व्यापक हो गया है कि आप कहीं से कोई भी चीज ले सकते हैं। जी जी जी। हम लोगों के टाइम में केवल हमें एक रॉयल बुक डिपो होता था मेरठ में, वहां से किताब लाते थे, या दिल्ली में नई सड़क से किताब लाते थे और कहीं नहीं मिलती थी। जी जी, और जब तक हमने पीसीएस का सिलेक्शन हुआ, एक भी व्यक्ति हमें सलाह देने के लिए नहीं था कैसे सब्जेक्ट लो, कैसे पढ़ाई करो, कहाँ फॉर्म भरो। केवल अखबारों से और मैगजीन से जो सूचनाएं आ जाती थी उन्हीं से हमने काम चलाया। आज तो वो बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया है, हर जगह चीजें उपलब्ध है। जी जी। तो जो भी युवा हैं उनको अपने लिए कमर कसनी है, हिम्मत दिखानी है, हौसला दिखाना है। केवल यही नहीं है कि आप कितनी मार्क्स ला सकते हैं, हिम्मत हौसला कैसा है, ये तो एक युद्ध की तरह होता है। एक सामने दुश्मन है और आपको उससे जूझना है। ऐसे ये कॉम्पिटिशन्स है, कॉम्पिटिशन्स के लिए एक्स्ट्रा वो चाहिए ग्रिट, तब वो उस तक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल कि आपके इस जीवन संघर्ष में परिवार का कैसे साथ मिला? देखिए, हम लोग शुरू से ही हम लोग रिलैक्स्ड रहे जी। हमारे पेरेंट्स थे, हमारे भाई बहन थे जी, हमें कहीं कोई समस्या किसी लेवल पे नहीं है। जी जी। फिर शादी हो गई, बच्चे हैं, हाँ। सब जगह अब भी बिल्कुल टोटली रिलैक्स्ड। आई एम टोटली रिलैक्स्ड एट एवरी स्टेप ऑफ माय लाइफ। जी जी। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। पूरी तरह मैं खुश हूँ, आनंद में हूँ। और मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि भाई अगर मेहनत करोगे, जी जी, अच्छे इरादे रखोगे, जी जी, ईमानदारी से जीवन जीना चाहोगे, जी, तो ईश्वर की कृपा निश्चित रूप से आप पर। तो ये थे हमारे पीसीएस अधिकारी, अपर जिलाधिकारी और नोएडा में ओएसडी रहे धीरेन्द्र पाल जी। आपने इनकी जीवन संघर्ष यात्रा सुनी, आप समझ जाएंगे कि कैसे किसी भी जीवन में अगर कोई भी चुनौती आए, उस चुनौती को कैसे पार किया जा सकता है। और कोई लक्ष्य अगर हासिल किया है, तय करिए और लक्ष्य हासिल कीजिए। ये धीरेन्द्र जी के जीवन संघर्ष की यात्रा में हमने सुना। सुनते रहिए 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज, रेडियो नोएडा लोक मंच। धन्यवाद।